सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जय जवान सिर्फ घमासान। जी हां, 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और तब से ही देश के भीतर घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले तो आर्मी की तैयारी कर रहे छात्रों ने योजना के विरोध में हंगामा किया और फिर वो हंगामा आगजनी बवाल तोड़फोड़ में परिवर्तित हो गया। अब जब सुरक्षा सख्त की गई तो हंगामा तो नहीं हो रहा है, मगर सियासी घमासान इस मुद्दे पर मचा हुआ है। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है और जाम से लोगों का बुरा हाल है। आज किस तरह से भारत बंद रहा, आज इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इन चेहरों को सीधे सीधे भले ही ना दिखाया जा सके, मगर ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बिहार में उत्पात मचाया, बवाल किया, ट्रेन फूकी और पूरे शहर की सूरत बिगाड़ दी। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हम लोग को बहुत सारी फोटोज, बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज मिली हैं, जिनसे हम लोग कई लोगों को आइडेंटिफाई किए हैं। कई लोगों की आइडेंटिटी और पहचान की जा रही है। अगर आप लोगों की मदद होगी इसमें तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत जल्दी हो जाएगी, जिससे कल की डेट में या फिर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। अब बिहार पुलिस की ओर से ये चेहरे पोस्टर की शक्ल में सामने हैं। अब इंतजार है इनकी गिरफ्तारी का। हिंसा के बाद बिहार में हालात काबू में रहे, इसलिए कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गयी। पटना में सुरक्षा बलों का पहरा कड़ा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सुरक्षा बल। देखिए किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक सिक्योरिटी सुरक्षा का कवच बनाया है। रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे मुस्तैदी से जो है बिल्कुल आउटर रिंग पे रेलवे स्टेशन की खड़ी है। अंदर पुलिस का लेयर है और रेलवे पुलिस फोर्स का लेयर है और जीआरपी का लेयर है। पर यहाँ पे आप देखिए कि तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात हैं। उनके पास पूरी मुस्तैदी से औजार और हथियार हैं। ये कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अकेले पटना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जहां आशंका थी कि प्रदर्शनकारी बवाल कर सकते हैं, वहां सुरक्षा पुख्ता की गई। जीआरपी की पूरी फोर्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तैनात है। आप पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जीआरपी के जवान नजर आएंगे। इनके पास हेलमेट्स हैं, इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, इनके पास वो सारे इक्विपमेंट्स हैं जो किसी भी हालात में निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप, इनके पास इस तरह के जैकेट्स हैं, ये इनके पास हेलमेट्स पहने हुए हैं, इनके पास इस तरह के केन्स हैं और ये पूरी लंबी लाइन जो आप देख रहे हैं। पीछे अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको दिखाऊंगा, इनके पास गार्ड्स भी हैं। ये इस तरह के जो राइट कंट्रोल गार्ड्स, मैं एक बार अपील करूंगा दिखाने की इसको। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये होते हैं और अगर दंगे वाले हालात होते हैं या ट्रेन रोकने का कोई प्रयास करता है तो ये गार्ड्स जो हैं इससे पत्थरबाजी से बचा जा सकता है और ये एक तरह से लाइफ सेविंग गार्ड भी है इनके लिए। इधर बिहार में जिस तरह से रेलवे पर हमला हुआ, उसने बहुत सारे लोगों को परेशानी में डाल दिया। वो लोग जिनका ना तो अग्निपथ योजना से कुछ लेना देना था और ना ही अग्निवीरों से। देखिए ना, पंकज सिंह हैं ये, खुद आर्मी के जवान। 16 जून को कटरा से भागलपुर के लिए निकले थे पंकज सिंह। 5 दिन गुजर गए, अब तक पटना तक ही पहुंच सके हैं। 16 तारीख को चले थे सर, अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। क्या क्या परेशानी हुई रास्ते में? परेशानी में गाड़ी चेंज करके आ रहे हैं, बहुत दिक्कत रहा है। जो गाड़ी टिकट किया हुआ बुक कर रहे हैं वो कैंसिल हो जा रहा है। अभी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं सर। इधर समस्याएं बेपनाह हैं, उधर न जाने किसने और न जाने कहां से भारत बंद का आह्वान किया। सोशल साइट पर भारत बंद की अपीलें तैरी और हुआ यूं कि कहीं कहीं भारत बंद नजर आया, लेकिन ज्यादातर जगह इसका कोई असर नहीं देखने को मिला।
हम फिलहाल यहाँ है कोलकाता से सटे जो शहर है, यानी हावड़ा ब्रिज से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से पुलिस की यहाँ पर तैनाती हो चुकी है। लेकिन हालांकि हालात यहाँ पर सामान्य दिखे, कोई भी प्रोटेस्ट अभी तक नहीं दिखा गया। पुलिस के मौजूद रहने की वजह से यहाँ पर जान वाहन की यातायात स्वाभाविक रही। लेकिन जो देखने वाली बात होती है, क्योंकि हावड़ा स्टेशन के बिल्कुल सटे है इलाका और इसी के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली में तो सवेरे का पहर भयानक जाम के साथ आया। दिल्ली की सड़कों पर रेंगती हुई दिखी गाड़ियां। दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो है वो सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि सुरक्षा को के मद्देनजर यहाँ पर लगातार जो है वो आपको जाम लगने की स्थिति भी नजर आ रही होगी, क्योंकि जो भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उनको बाकायदा चेक करने के बाद ही आगे की तरफ मूवमेंट दिया जा रहा है। दिल्ली में ही शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रेन को कुछ समय के लिए रोक लिया था। यहाँ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के अररिया में भी तमाम सुरक्षा को धता बताते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक दी। फिलहाल अग्निपथ योजना को लेकर कहीं से कोई हंगामा बवाल की खास तस्वीरें तो सामने नहीं आई हैं, मगर योजना को लेकर नाराजगी और सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली से आशुतोष, पटना से सुजीत झा और मौसमी सिंह के साथ ऋतिक मंडल, कोलकाता, आज तक। इधर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं, उधर सियासत भी इस पूरे मामले में अपना सिर उठाए हुए है। विपक्षी लगातार आवाज उठा रहे हैं कि अग्निपथ योजना को सरकार वापस ले। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ये योजना देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष युवाओं को बरगला रहा है। इन सब के बीच नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आए हैं। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर याद रख लो मोदी। अग्निपथ योजना जिसका भारी विरोध है, छात्रों और सरकार के बीच गतिरोध है, जिस पर सियासत भड़क रही है, विपक्ष की बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। अग्निवीर पर अब एक और बयानवीर ने मोर्चा संभाल लिया। हिटलर का जिक्र कर विवाद को भड़का दिया। मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता जुटे थे अग्निपथ योजना के विरोध में। सबने बारी बारी से अपनी बात कही। केंद्र पर हमला बोलते बोलते सुबोधकांत सहाय ने विवादित टिप्पणी की। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। बयान पर फौरन ही हंगामा हुआ तो सुबोधकांत सफाई की मुद्रा में आए। फिर से अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए। हिटलर वाली टिप्पणी को कहावत बताया। हिटलर ने बनाया था खाकी करके इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। लगता नहीं कि ये जो बयान है वो, क्योंकि बीजेपी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसा कुछ इतने लोग ये कहावत है, और ये कहावत है उनके लिए कि जो हिटलर की चाल चलेगा। लेकिन अग्निवीर पर सुबोधकांत का जुबानी तीर निकला तो फौरन ही बीजेपी ने पलटवार किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, जिसे देश के 135 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, और ये इटली कांग्रेस परिवार के लिमिटेड के जिन नेताओं का इस तरह बयान निंदनीय भी है और आपत्तिजनक भी है, और इसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इन लोग की डीएनए में है कि नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में, और इस प्रकार की भाषा जितने बार हमारे
दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब जब उपयोग होता है तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं और कांग्रेस के चरित्र, चाल और चेहरा भी सामने आता है। विवाद तूल न पकड़े इसलिए कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से ही जारी रहेगा। फिर से राहुल जी कह रहे हैं। हालांकि कई राज्यों, कई शहरों में विरोध के बीच अग्निपथ योजना पर बयानवीरों की फौज बढ़ती जा रही है। कोई खून से लथपथ वाली बात कह के धमका रहा है, कोई नक्सलवाद बढ़ने वाला डर दिखा रहा है और कोई सेना के चरित्र पर सवाल उठा रहा है। और आज फिर से राहुल जी कह रहे हैं ये अग्निपथ अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं, ठेका में जो दे रहे हैं सेना को, इसको वापस लेना होगा, ये राहुल जी बोले हैं। और सच में हिंदुस्तान की जो सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना है उसके साथ अपमानजनक जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है हमारी फोर्सेस का, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं। आज मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे करता हूँ। ऐसे बयानों पर ही छिड़ा सियासी घमासान है और बीजेपी कह रही है कि ये सेना का अपमान। आज कांग्रेस पार्टी ने सारी सीमाएं लांघ ली है जब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि आर्म फोर्सेस के चरित्र पर ही सवाल उठता है, जब जेडीएस के नेता कुमारस्वामी अग्निवीर की तुलना नाज़ी से करते हैं। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक है, वो कहते खून से लथपथ होगा और कहते सुपारी किलर बन जाएंगे 4 साल के बाद। इस प्रकार से बार बार ये अग्निवीर का और आर्मी का अपमान करने वाले लोग हैं। उधर अग्निपथ योजना में विरोधियों को सियासी एजेंडा भी नजर आ रहा है। विपक्ष इसे आरएसएस की स्कीम बता रहा है। अग्निपथ ये तो 46,000 युवकों को वो क्या तैयार करके आरएसएस में लाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। कभी आपने सुना है क्या किसी देश में ऐसा हुआ है कि 4 साल ट्रेनिंग देना और छोड़ देना? सरकार बताए कि ये योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, जो शिक्षित हैं, क्या उनके लिए मनरेगा के लिए मनरेगा जैसा रोजगार है क्या, या तो आरएसएस का कोई इसमें हिडन एजेंडा है? साफ है कि अग्निपथ पर छिड़ी लड़ाई यूं ही थमने वाली नहीं है। सियासी बयानबाजी की छड़ी यही रुकने वाली नहीं है। आज तक उधर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से मैराथन पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए 4थी बार बुलाया है। दूसरी ओर राहुल से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के नेता सत्याग्रह कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी जानबूझकर बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस को कर रही है परेशान। ईडी का इस्तेमाल करके राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास। और राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश के युवाओं की नौकरी के लिए, तमाम दूरदर्शी चीजों के लिए राहुल लगातार बात करते रहे। ऐसे में उनकी आवाज को एजेंसियों के थ्रू दबा दो। तो हम कांग्रेस के वर्कर यहां पर जंतर मंतर पर सत्याग्रह है और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोप पर सियासत के बीच राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी है।
नेशनल हेराल्ड केस में चौथी बार सवालों का जवाब देने के लिए राहुल ईडी दफ्तर पहुंचे तो कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन कर लगातार हो रही पूछताछ पर सवाल किया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बहाने केंद्र पर वार किया। राहुल गांधी सुबह करीब 11:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। इस बार फिर बहन प्रियंका गांधी उनके साथ थी। इससे पहले राहुल गांधी ने ईडी की टीम पिछले हफ्ते सोमवार से बुधवार तक लगातार 3 दिन में 30 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अब पार्टी राहुल गांधी को लगातार समन पर सवाल उठा रही है। इसे पार्टी नेताओं को परेशान करने का तरीका बता रही है। ईडी और दूसरे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उसके माध्यम से अनुचित दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाला जा रहा है ताकि कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करा जा सके, क्योंकि हमेशा हम लोगों ने मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की, युवाओं की आवाज को कभी कांग्रेस ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने दबने नहीं दिया। लिहाजा आज ईडी और पुलिस के माध्यम से ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्यों आप बोल रहे हैं। अजय माकन ने ईडी पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 5310 केस पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार की मदद का आरोप लगाया। ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफाचट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। राहुल गांधी की पेशी के बीच एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर सत्याग्रह के जरिए सरकार पर हमला बोला। ईडी का इस्तेमाल करके राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास, और राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश के युवाओं की नौकरी के लिए, तमाम दूरदर्शी चीजों के लिए राहुल लगातार बात करते रहे। ऐसे में उनकी आवाज को एजेंसियों के थ्रू दबा दो। तो हम कांग्रेस के वर्कर यहाँ पर जंतर मंतर पर कल भी अग्निपथ के खिलाफ यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे थे, हम आज भी सत्याग्रह कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि सत्य विजयी होगा, सत्य हमेशा विजयी होता है। आप राहुल की आवाज को एजेंसियों से दबा नहीं सकते हैं। कि पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेस नेताओं के हमलों का बीजेपी ने जवाब दिया। सभी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई का हवाला दिया। इशारों में परिवारवाद वाली राजनीति पर तंज किया। जहां तक कांग्रेस का आक्षेप है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? जंतर मंतर पर कांग्रेस के सत्याग्रह में शामिल होने के लिए तमाम राज्यों से पार्टी नेता दिल्ली पहुंचे थे। सीएम अशोक गहलोत समेत राजस्थान सरकार के सभी मंत्री दिल्ली आए थे। हालांकि गाजियाबाद में जब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिल्ली जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें घर में ही अरेस्ट कर लिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से जांच एजेंसियां तमाम सवाल कर रही है और इस बीच सियासत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी हंगामा बरपा। बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चैटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया।
हालांकि विधानसभा में इस प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तमाम राज्यों में केस, बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के समन के बावजूद नूपुर शर्मा अब तक कहीं पेश नहीं हुई हैं। लेकिन नूपुर शर्मा को लेकर हो रही सियासत और बयानबाजी बार बार इस मुद्दे को गरमा रही है, सियासत का ताप बढ़ा रही है। अब पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया है। हालांकि बीजेपी ने इस प्रस्ताव पर विरोध जताया, विधानसभा में हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सदन से बायकॉट किया। आज जो लाया ना पूरा इलीगल मैटर सब जुडिस है। सब जुडिस मैटर में रूल के अंदर डिस्कशन नहीं हो सकता। मैटर लाइंग पेंडिंग इसमें हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ये तो सब गलत कर रहा है। जो अपोजिशन जो अपोज कर रहा है वो तो ठीक है, करना चाहिए, हम लोग का फर्ज है। जो अच्छा सुझाव भी दे रहा है वो लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उधर प्रस्ताव पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को नूपुर शर्मा के बयान पर पिछले दिनों बंगाल की हिंसा का जिम्मेदार बताया, बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाया। जब हमारे राज्य में इस मामले को लेकर हिंसा हुई तो हमने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि इस महिला नूपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? मुझे पता है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा को 20 जून को नारकेल डांगा पुलिस के सामने पेश होने को कहा था, लेकिन नूपुर शर्मा ने जान पर खतरे का हवाला दिया है। पेशी के लिए पुलिस से और वक्त मांगा है। इस बीच विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की सियासत में हंगामा बढ़ना तय है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रोपवे ट्रॉली में तकनीकी खराबी आने की वजह से 11 पर्यटक हवा में फंस गए थे। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रोपवे में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। तकनीकी खराबी की वजह से ये तमाम यात्री उसमें फंसे रहे थे। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। परवाड़ू में रोपवे में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू 3 घंटे तक चला और फिलहाल सभी सुरक्षित अब नीचे उतार लिए गए हैं। अब बात सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। 23 दिन के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले सारे शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुल 6 शूटर्स ने मूसेवाला की हत्या की। इन शूटर्स को हत्या करने के आदेश कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने दी थी और इस हत्याकांड को लीड कर रहा था लॉरेंस का गोलीमार फौजी। 23 दिन बाद मूसेवाला हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। पकड़ में आ गए मूसेवाला को छलनी करने वाले हत्यारे। अब पुलिस के गिरफ्त में हैं मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वाले शूटर्स। जी 23 दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो खुलासा किया है जिसका इंतजार पूरे पंजाब के साथ साथ मूसेवाला को पसंद करने वाले हर शख्स को था। सबको इंतजार था इस सवाल के जवाब का कि मूसेवाला की हत्या किसने की, मूसेवाला की हत्या किसने कराई। तो जवाब ये है कि मूसेवाला पर 6 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी और 6 के 6 अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीजें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। जिन 6 शूटर्स ने मूसेवाला पर गोलियां बरसाई थी उन्हीं में से 3 शूटर्स हैं ये जिन्हें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है
सिद्धू मूसावाला पर गोली चलाने वाले 2 शूटर को स्पेशल सेल ने गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार किया। आप देख पा रहे हैं स्पेशल सेल की गिरफ्त में प्रियव्रत फौजी मेन शूटरों का जो हेड था उसे गिरफ्तार किया गया है। आप देख पा रहे हैं ये प्रियव्रत है और उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कशिश जिसने गोली चलाई थी उसको भी गिरफ्तार किया गया, जबकि केशव पंजाब का रहने वाला है, उसने फैल्सिफिकेट किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। मूसेवाला पंजाब में जरूर थे, मगर उनकी हत्या की प्लानिंग चल रही थी कनाडा में। गोल्डी बरार ने अपने गुर्गे छोड़ रखे थे, जो लगातार मूसेवाला पर नजर बनाए हुए थे। बाकायदा 2 मॉड्यूल बनाए गए थे। पहला मॉड्यूल वो था जिसमें अंकित सिरसा, दीपक मुंडे और प्रियव्रत फौजी था। प्रियव्रत फौजी इस मॉड्यूल का मुखिया था। दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी बरार से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। दूसरे मॉड्यूल में जगरूप रूपा, केशव और मनप्रीत मन्नू थे। पुलिस के मुताबिक दोनों मॉड्यूल की ओर से सिद्धू मूसेवाला की लगातार रेकी की जा रही थी। 29 मई को भी ऐसी ही रेकी हुई थी। उस रोज सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी में अपने 2 दोस्तों के साथ निकले थे। उस दिन मूसेवाला ने अपने साथ अपने सुरक्षा गार्ड भी नहीं रखे थे और ये सूचना सिद्धू मूसेवाला के घर के पास तैनात संदीप केकड़ा ने शूटर्स को पहुंचा दी। कोरोला गाड़ी थी, उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। जिस मौके के इंतजार में गोल्डी बरार के दोनों मॉड्यूल कई दिनों से थे, वो मौका उन्हें मिल गया था। बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोरोला गाड़ी में सवार जगरूप रूपा ने मूसेवाला की थार को ओवरटेक किया और फिर कार में ही सवार मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है, तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई। साथ आ रही बोलेरो गाड़ी भी तब तक यहाँ पहुँच गई थी और अब सारे शूटर्स मिलकर मूसेवाला पर गोलियां बरसा रहे थे। कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। शूटर्स को जब तसल्ली हो गई कि मूसेवाला की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने यहाँ से निकलना ठीक समझा। मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा अलग गए, जबकि 4 शूटर्स अलग निकले। केशव ने इनका इंतजाम फतेहाबाद में किया और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। इधर शूटर्स खुद को छिपाए फिर रहे थे, उधर पंजाब पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लगातार अपनी जांच कर रही थी। आखिरकार पुलिस को लीड मिली
और गुजरात के खारी मिट्टी के पास गांव बुरई मुंद्रा पोर्ट पर पुलिस ने छापेमारी करके रूपा, मन्नू और फौजी को गिरफ्तार कर लिया। 23 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। ये शूटर्स किस कदर खतरनाक थे उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनके पास हथियारों का जखीरा था। शूटर्स के पास 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 24 राउंड गोलियों के साथ एक असॉल्ट राइफल, 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल, 36 राउंड पिस्टल की गोलियां और AK सीरीज की राइफल मिली है। इससे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स along with under barrel grenade launcher, और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे, they were for use with grenade launchers। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। दिल्ली पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और खुद की पीठ थपथपा रही है। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आए। मगर पुलिस ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि ये लोग कहाँ मिले, इन्होंने साजिश कहाँ रची, लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्याकांड से कितना लेना देना है। जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टैब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जहाँ जहाँ इन्होंने जो क्राइम कर रखा है। पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर दिल्ली पुलिस सीधे सीधे कुछ नहीं कह रही है, मगर इतना जरूर है कि उसकी जांच जारी है, क्योंकि मकोका केस में बिश्नोई समेत कई शूटर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। मूसेवाला के शूटर्स गिरफ्तार होने के बाद अब मूसेवाला का परिवार और उनके फैंस को थोड़ी तसल्ली जरूर मिलेगी, लेकिन ये भी जानने का इंतजार रहेगा कि हत्या की ये साजिश कब, कहां और किसने रची। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।